urban and social structure of Harappan Empire with historians' names. क्योंकि हिस्टोरियन के नाम डालेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे. हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे कि हम सारे जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और इसका टाइम पीरियड कुछ 3500 BC से 1700 BC के अराउंड तक रहा है. और इस टाइम पे तो आके चलो ये मेच्योर फेज़ में आ गया था. सबसे ज़्यादा जो इसका मेच्योर फेज़ एक्चुअली 2500 BC था, एंड 1700 BC में ये लेटर फेजेस का एक पीरियड इसका चलता है. तो ये स्टैंड आउट इसलिए करता है क्यों हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि इसकी अर्बन प्लानिंग बहुत ज़्यादा रिमार्केबल थी. सो लेट्स स्टार्ट. अर्बन स्ट्रक्चर कैसा था हड़प्पन सिविलाइजेशन का? हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिटीज़ थे, वो इनकी एक हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी. सिविक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ एग्जिस्ट करता था, और इंजीनियरिंग प्रोवेस के एग्जाम्पल थे. तो सबसे मेन जो फीचर है इसका ग्रिड पैटर्न लेआउट था. हड़प्पन सिटीज़ में सबसे मेजर थी मोहनजोदारो और हड़प्पा. ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी. ग्रिड पैटर्न में स्ट्रीट्स थी, मतलब मेरे पास पेन नहीं है. सो बेसिकली ग्रिड पैटर्न होता है ऐसे 90 डिग्री पे, और वहाँ की स्ट्रीट्स और लेन्स इंटरसेक्टिंग थी राइट एंगल्स पे, क्योंकि 90 डिग्री मतलब राइट एंगल्स, और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड था उनका पूरा सिटी. सिस्टमैटिक प्लानिंग थी, और ये सिस्टमैटिक प्लानिंग ही एग्जाम्पल है एक अर्बन प्लानिंग स्किल का, एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग स्किल का. तो हिस्टोरियंस के आप नाम लिखोगे A.L. बशम एंड आर्कियोलॉजिस्ट सर मोर्टिमर व्हीलर. इन दोनों ने ये हाईलाइट किया है कि उस टाइम पे रिमार्केबल रेगुलरिटी थी. ऐसा नहीं था कि जैसे एक होमोजीनियस सा स्ट्रक्चर था, रेगुलर स्ट्रक्चर था, हैफहैज़र्ड तरीके से सिटी प्लान नहीं था. प्री प्लानिंग एविडेंट थी कि पहले ऐसा नहीं है कि बस हमने बस बना दिया जहाँ जगह मिली. पहले हमने प्लान किया, उसके बाद हमने सिटी का स्ट्रक्चर के उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको डेवलप किया. सेकेंड है सिटाडेल एंड लोअर टाउन. मोस्ट लार्ज हड़प्पन सिटीज़ दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी. अपर पार्ट था सिटाडेल, जिसको एक्रोपोलिस भी बोलते हैं, और यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स, ग्रीनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो कि पॉसिबल हो सकते थे, लेकिन ये अभी डिबेटेड है रिलीजियस स्ट्रक्चर वाली पार्ट. ऐसा माना जाता है कि सिटाडेल में थे ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, यहाँ पे ग्रीनरीज वगैरह ये सब भी होती थी. तो बेसिकली रूलिंग एलीट या फिर प्रीस्टली क्लास के लिए ये वाला पार्ट होता था. लोअर टाउन जो था वो बड़ा एरिया था, ईस्ट के टुवर्ड्स लोकेटेड था सिटी के, और यहाँ पे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे कॉमन पीपल के. हाउसेस जो थे वो प्लांट मैनर में बिल्ट थे, और उन सभी घरों में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड भी ज़रूर होता था. फिर जॉनथन मार्क क्यूनर, ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के. इन्होंने ये बताया कि सोशल हायरार्की भी एग्जिस्ट करती थी एक बड़ी डिग्री पे. अर्बन स्पेस जो थी उसके ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एग्जिस्ट करता था. सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल तो ऑब्वियसली करेगा क्योंकि एक पार्ट ऑफ सिटी जो है वो रूलिंग क्लास के पास है, और सोशल डिग्री भी एग्जिस्ट करती है क्योंकि आपने डिवीजन कर दी है सोसाइटी में एक कॉमन मैन और एक रूलिंग क्लास. सेकेंड पार्ट है अपने अर्बन प्लानिंग में एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, जो कि एक आउटस्टैंडिंग पिक्यूलियर फीचर था उस टाइम में. हर घर के साथ एक बाथरूम और एक टॉयलेट ज़रूर होता था. ये एग्जाम्पल है एक सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम का. जो हाउस ड्रेन्स थी वो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड थी. जो ड्रेन्स थी उस टाइम की वो कवर्ड थी, और वो मेन स्ट्रीट के साथ साथ ही रन करती थी, पैरेलल टू द स्ट्रीट, लेकिन वो कवर्ड थी. और जो ड्रेन्स थी उनको ब्रिक्स सेट इन मोटर के साथ बनाया जाता था. मोटर उसका बाइंडिंग एजेंट है. ब्रिक्स के साथ बनाया जाता था, उसके ऊपर स्टोन के स्लैब के साथ कवर कर दिया जाता था, और ताकि जब भी उसकी क्लीनिंग हो तो उसको रिमूव करके क्लीन किया जा सके. तो ये जो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था सैनिटेशन का, इससे पता चलता है कि पब्लिक हेल्थ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, हाइजीन की इंपॉर्टेंस थी. कॉम्पिटेंट म्यूनिसिपल अथॉरिटी वहाँ एग्जिस्ट करती थी. शायद आज भी हम चाहते हैं कि हमारी भी म्यूनिसिपैलिटी जो है वो अच्छे से काम करे. सो हम एग्जाम्पल और हम एक्चुअली एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, हमारे पास्ट से. हिस्ट्री का यही काम है, हम उसको आज के साथ कंपेयर करते हैं ताकि हम ये देख पाएँ कि आज हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं और हमने पास्ट में क्या गलतियाँ करी थी. अगर पास्ट में सब कुछ अच्छा था तो आज हम इंस्पायर हो सकते हैं, अगर पास्ट में कुछ गलत किया था तो आज हम उस गलती को सुधार सकते हैं. थर्ड पार्ट है स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइज. ब्रिक साइज जो था वो 1:2:4 की थिकनेस, विड्थ और लेंथ की रेशियो में एग्जिस्ट करता था.
ये जो स्टैंडर्डाइजेशन थी ये भी यही पोर्ट्रे करती है कि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी तो ज़रूर रही होगी। सन ड्राइड ब्रिक्स होती थी, बेक्ड ब्रिक्स भी एग्जिस्ट करती थी। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एग्जिस्ट करती थी जो कि कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करती थी अलग अलग साइट पे। फिर पब्लिक वर्क्स एंड एमेनिटीज़, ग्रेट बाथ एग्जिस्ट करता था मोहनजोदारो में, और ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा टैंक था जिसकी अच्छे से पेवमेंट हुई हुई थी। वहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी थे, वाटर सप्लाई था, ड्रेनेज सिस्टम था, रिचुअल बेथिंग या फिर पब्लिक सेरेमनीज़ के लिए काम आता था। हमने हड़प्पा और मोहनजोदारो में भी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज के बारे में पढ़ा है। वहाँ पे सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रखा जाता था, जिससे पता चलता है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी और पब्लिक सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता था। वेल्स भी होते थे, पब्लिक वेल भी थे और प्राइवेट वेल भी थे। तो ये पता चलता है कि वाटर सप्लाई भी रिलायबल था, रेजिडेंट्स के लिए अच्छा खासा पानी का सप्लाई एग्जिस्ट करता था। धोलावीरा जो है उसमें हमें वाटर हार्वेस्टिंग का एक एडवांस्ड सिस्टम भी देखने को मिला रेजर्वॉयर सिस्टम के फॉर्म में। फिर डॉकयार्ड एग्जिस्ट करता था लोथल में, और वो जो डॉकयार्ड था वो मैसिव ब्रिक का एक स्ट्रक्चर था। इससे पता चलता है कि वहाँ की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ कितनी अच्छी थी। और ट्रेड पे भी फोकस है क्योंकि लोथल जो था वो बिल्कुल आपके समुंदर के साथ था, सो दैट मीन्स कि वो एंट्री पॉइंट हो गया, या फिर ट्रांजिट एंट्री पॉइंट हो गया एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड करने के लिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन का आप सोशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डेसिफर्ड टेक्स्ट हमारे पास आज भी नहीं है, बस इतना पता है कि जो टेक्स्ट था वो बोस्ट्रोफिडन स्क्रिप्ट में लिखा गया था। स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बोस्ट्रोफिडन। लेकिन अभी बोस्ट्रोफिडन का मतलब है कि राइट से राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, और फिर जब जगह थोड़ी बच जाती है तो वर्ड्स की फॉर्मेशन भी, सेंटेंसेस की और लेटर्स की फॉर्मेशन छोटी 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 हो जाती है। ये था बोस्ट्रोफिडन स्क्रिप्ट। तो लेकिन अभी इसकी डेसिफर किसी ने नहीं किया है, किसी को पता नहीं है क्या लिखा होता था, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, नॉट रिटन एविडेंस। तो हायरार्की का एविडेंस कैसे पता चलता है? पहले तो सिटाडेल और लोअर टाउन में डिवाइडेड थी सिटी। इसका मतलब रूलिंग क्लास और वर्किंग क्लास या फिर जो कॉमन क्लास है उसके अंदर डिवाइडेड थी पूरी सोसाइटी। एलैबोरेट पब्लिक बिल्डिंग्स भी एग्जिस्ट करती थी, मतलब कि सिटाडेल में एक एलिवेटेड पोजीशन थी जहाँ पे रूलिंग एलिट रहती थी। उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, मतलब क्राफ्ट, जिसमें पॉटरी, बीड मेकिंग, मेटलर्जी, सील मेकिंग, ये सारे क्राफ्ट्स एग्जिस्ट करते थे, और वेट्स एंड मेजर्स भी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इसलिए थी कि हर एक क्योंकि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हमें बहुत सारे बीड्स मिले हैं, बहुत सारे सील्स मिले हैं, पॉटरीज भी मिली हैं, तो ये पता चलता है कि ये सब स्पेशलाइज्ड थे अपनी अपनी प्रोफेशन में, अपने अपने ऑक्यूपेशन में। तो डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ आर्टिजन्स, मर्चेंट्स एंड लेबरर्स हमें पता चलता है थ्रू दीज आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। रोमिला थापर सेज दैट कॉम्प्लेक्स अर्बन सेंटर नेचुरली एग्जिस्ट करते थे, जिनकी वजह से एक्चुअली शी एम्फसाइजेस दैट कॉम्प्लेक्स अर्बन सेंटर्स नेचुरली लेड टू सच स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अर्बन सेंटर इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, वहाँ पे एक डिवीजन ऑफ सोसाइटी होनी ही होनी थी, डिवीजन ऑफ लेबर होना था। डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से स्पेशलाइजेशन आई, और स्पेशलाइजेशन की वजह से और सोशल डिफ्रेंसिएशन आई। सो दिस वॉज अ ग्रेट फाइंडिंग। एब्सेंस ऑफ मॉन्यूमेंटल रॉयल टूम्स और टेम्पल्स। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जो थी हड़प्पन की, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इनके अंदर रॉयल टूम्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, लार्ज पैलेस भी नहीं थे, ग्रैंड टेम्पल्स भी नहीं थे, हड़प्पा में नहीं थे। आई मीन टू से इन मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना वगैरह जो उस टाइम की सिविलाइजेशन है वहाँ पे थे। हमारे यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसका मतलब ये है कि जो लीडरशिप था, जो सोशल कंट्रोल था, उसके रिगार्डिंग कुछ इंटरप्रिटेशन निकल के आ सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि रिलीजियस लीडरशिप जिसकी टूवर्ड्स ध्यान जाता है नॉर्मली, वो नहीं एग्जिस्ट करती थी। ग्रेगरी पॉसल, उन्होंने बोला कि जो पावर है वो शायद ज़्यादा डिफ्यूज्ड थी। जैसे इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर है ना, पंचायत को भी पावर होती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से ग्रेगरी पॉसल से इसकी डिफ्यूज्ड पावर थी। शायद काउंसिल ऑफ लीड एल्डर्स था, शायद मर्चेंट्स या प्रीस्ट्स, लेकिन एक ऑटोक्रेटिक रूलर, सिंगल रूलर नहीं था।
डीपी अग्रवाल का कहना है कि एक डेफिनेटिव एविडेंस जो है वॉरियर क्लास का या प्रीस्टली क्लास का या कोई ऐसी क्लास जो एब्सोल्यूट पावर होल्ड करती है, वो हमें नहीं मिला है। फिर हमें बरियल्स देखते हैं, बरियल से क्या एविडेंस मिलता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बरियल से इस सेंस में पता चलती है कि ग्रेव्स के अंदर बहुत सारे ऑफरिंग्स थे, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, बीड्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर मिरर्स, ये सब थे। तो ये सारी चीज़ें जब कोई किसी की ग्रेव में हो तो वी कैन से कि उनका वेल्थ या स्टेटस सिग्निफाई होता है। लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ग्रेव गुड्स के अंदर भी। There is no evidence for vast differences in grave goods that would indicate extreme social stratification. Differences हो सकते हैं लेकिन बहुत वास्ट डिफरेंसेस नहीं है, विच मीन्स कि एक्सट्रीमिटीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब या बहुत ज़्यादा अमीर है। नो क्लियर एविडेंस ऑफ प्रीस्टली और किंग, प्रीस्टली किंग, ये डिबेटेड है। प्रीस्टली किंग का हमें प्रीस्ट किंग का स्टैचू मोहनजोदारो से तो मिला है, लेकिन डिबेट ये है कि क्या वो किंग है, क्या वो ऑटोक्रेटिक रूलर था, क्या वो सोसाइटी का एक प्रोमिनेंट मेंबर था। क्योंकि हमें मदर गॉडेस की भी फिगरेंस मिली है, पशुपति सील भी मिले हैं, तो रिलीजन जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट तो था सोसाइटी का। लेकिन क्या एक रिलीजियस चीफ या प्रीस्टली क्लास ही सुप्रीम पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करती थी, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया। जॉन मार्शल का कहना है कि जो एक्सकवेटर थे, ही सेज थियोक्रेटिक इंटरप्रिटेशन उनकी इनिशियल फेजेस में थी कि शायद कोई प्रीस्ट होगा, लेकिन लेटर ऑन स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गई एंड ऐसा पता चला कि शायद कोई प्रीस्टली किंग है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज मर्चेंट्स एज अ डोमिनेंट क्लास। बहुत ज़्यादा ट्रेड था हड़प्पन पीरियड में, इंटरनल भी था, एक्सटर्नल भी था। मेसोपोटामिया और सेंट्रल एशिया के साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेड करती थी। तो बहुत से हिस्टोरियंस जैसे इरफान हबीब, दे सजेस्टेड दैट वेल्दी मर्चेंट्स थे और ट्रेडर्स थे और उनके पास शायद एक इन्फ्लुएंशियल पावर थी या पॉलिटिकल पावर थी हड़प्पन सोसाइटी की। वेट्स एंड मेजर्स भी स्टैंडर्डाइज थे, सील्स भी स्टैंडर्डाइज थे। तो ये बात भी सपोर्ट करती है कि एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल सिस्टम एग्जिस्ट करता था। फिर आपका आता है लेबरर्स एंड कॉमनर्स। बहुत छोटा यूनिफॉर्म ड्वेलिंग्स एग्जिस्ट करती थी लोअर टाउन में। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी होते थे। लार्ज स्केल एविडेंस है इसका। इससे हमें पता चलता है कि एक बहुत सब्सटैंशियल मतलब बड़ी नंबर में लेबरर एग्जिस्ट करते थे या कॉमन सिटीजन्स एग्जिस्ट करते थे जो अपना एसेंशियल वर्क परफॉर्म करते थे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। जेंडर रोल्स के बारे में भी पता चलता है। टेराकोटा फिगरेंस मिली है मदर गॉडेस की, तो फीमेल डीटीज़ की रेफरेंस यहाँ से हमें पता चलती है। वुमेन का जो सिग्निफिकेंट रोल था रिलीजियस प्रैक्टिसेस में वो पता चलता है। डेली लाइफ्स में लेडीज़ की और आदमियों की क्या सोशल स्टैंडिंग है, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिली है। लेकिन रिलीजन के तौर पे या फिर रेवरेंस के तौर पे जो हमें सील्स या फिर टेराकोटा फिगरेंस मिली है उससे हमें पता चलता है कि जेंडर बेस्ड रोल क्या था मदर गॉडेस का। या फिर जो हमें एक शिव की सील मिलती है जिसमें एक सीटेड मैन है और उसके पास मतलब ऐसा कहा जाता है कि शिव की है, बट ये भी डिस्प्यूटेड है क्योंकि देयर इज़ अ मैन जिसके आसपास 5-6 एनिमल्स हैं जो आज की डेट में हम द बिग 5 ऑफ द वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। एलिफेंट, बफेलो, डियर और 2 मैं नाम भूल गई हूँ। सो जेंडर रोल्स। नेक्स्ट है मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको 250 मार्क्स में आ सकता है। मेगालिथिक कल्चर एक प्री हिस्टोरिक पीरियड था जिसमें मेगालिथ्स की कंस्ट्रक्शन थी। मेगालिथ का मतलब मेगा इज़ लार्ज एंड लिथ मीन्स स्टोन स्ट्रक्चर। तो ये दोनों जो मेगा और लिथोज हैं ये ग्रीक वर्ड्स हैं और ये ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो एंशियंट कम्युनिटीज़ इरेक्ट करके रखती थी और पूरे वर्ल्ड में ये फैले हुए हैं, चाहे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। तो बेसिकली इनका पर्पस था कमेमोरेटिव या रिचुअलिस्टिक या बरियल पर्पसेस के लिए, जिसको सेपल्क्रल पर्पस भी बोलते हैं। तो मेगालिथिक स्ट्रक्चर क्रोनोलॉजिकल
रेंज उनकी बहुत बड़ी है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइम में सारी दुनिया में मिले। न्यूलिथिक पीरियड में भी थे, आयरन एज में भी थे, मेगालिथिक कल्चर इंडिया में आयरन एज के टाइम पे हमें दिखता है 1500 बीसी से 500 बीसी में, जब हमारे यहाँ पे ऋग्वेदिक पीरियड शुरू हो चुका था। तो साउथ इंडिया में हमें मेगालिथिक फेज उस टाइम पे मिलता है। लेकिन कई ऐसे डेट्स हैं जो 2000 बीसी से भी पहले थी। तो अब देखते हैं मेगालिथिक स्ट्रक्चर होते कौन कौन से हैं। बहुत सारे हैं, डोलमेन, मेनिड, स्टोन सर्कल, सिस्ट, अर्न बरियल्स, सैक्रोफेगी, काइंस, रॉक कट केव्स, ये सारे अलग अलग टाइप के मॉन्यूमेंट्स हैं। तो डोलमेन्स क्या होते हैं? ये अपराइट स्टैंडिंग स्टोन्स हैं, एक या एक से ज़्यादा, और उसके ऊपर एक फ्लैट कैपस्टोन रख देते हैं। बरियल चेम्बर्स होते हैं ये। मेनिड होते हैं सॉलिटरी लार्ज स्टैंडिंग स्टोन्स, अनशेप्ड होते हैं या फिर थोड़े बहुत उनको ऑल्टरिंग करी होती है और वर्टिकली ग्राउंड के ऊपर रखा जाता है। बेसिकली ये मार्कर हो सकता है, कोई मेमोरियल हो सकता है। फिर आते हैं आपके स्टोन सर्कल्स। स्टोन मतलब ये सर्कुलर, सर्कल्स मतलब ये सर्कुलर अरेंजमेंट्स होते हैं, अलग अलग स्टोन्स होते हैं स्टैंडिंग पोजिशन में और सर्कल बनाए होते हैं, और रिलीजियस या सेरेमोनियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, या फिर कोई बरियल साइट हो सकती है। स्टोन है जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंग्लैंड में। सेस्ट का मतलब होता है एक बॉक्स शेप्ड बरियल चेम्बर होता है जहाँ पे स्टोन स्लैब से बना होता है और ये अंडरग्राउंड होता है, और यहाँ पे बॉडीज़ रखते हैं डेड रिमेन्स की। फिर आपके अर्न बरियल्स आते हैं जहाँ पे जो रिमेन्स होती हैं या बोन्स होती हैं वो टेराकोटा अर्न्स के अंदर होती हैं। ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सैक्रोफेगी मतलब कि टेराकोटा रिसेप्टिकल्स होते हैं, इनके लिड्स होते हैं और इनकी शेप एनिमल की तरह भी बनी होती है और रिमेन्स को बरी करने के लिए ही होते हैं। फिर आते हैं कायर्न्स। ये स्टोन्स हैं लेकिन ये ह्यूमन मेड पाइल ऑफ स्टोन है, कॉनिकल होते हैं, बरियल के काम आते हैं। फिर रॉक कट केव टूम्स आ जाते हैं आपके। रॉक कट केव टूम्स जो है वो सॉफ्ट लेटराइट रॉक के बने होते हैं और ये केरला में आपको मिल जाएंगे। बरियल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? एक तो है फ्यूनरेरी रिचुअल, मतलब मेगालिथ कंस्ट्रक्शन का में हमें पता चलता है कि आफ्टर लाइफ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ये लोग, करते थे और एफर्ट डालते थे और रिसोर्सेज डालते थे ताकि डेड को वो डेडिकेट कर पाएँ ताकि वो आफ्टर लाइफ में जाके कंफर्टेबली रहे। फिर ग्रेव गुड्स, ग्रेव गुड्स में आपकी पॉटरी आ जाती है, जैसे ब्लैक एंड रेडवेयर यहाँ की डिस्टिंक्टिव पॉटरी थी। आयरन ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, टूल्स आ जाएंगे, वेपन्स, हॉर्स इक्विपमेंट, ऑर्नामेंट्स, बीड्स, गोल्ड, सिल्वर, एनिमल बोन्स, सब कुछ उस गुड्स के अंदर, ग्रेव के अंदर डाल देते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि उन लोगों का सोशल स्टेटस क्या था, बिलीफ क्या था और बरिड इंडिविजुअल्स की डेली लाइफ एक्टिविटीज़ क्या थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। बरियल टाइप्स बहुत सारी वैरायटी है उनकी भी। प्राइमरी बरियल जिसमें कंप्लीट स्केलेटन्स से लेके आप फ्रैक्शनल तक चले जाओ, पोस्ट इनकारनेशन बरियल तक चले जाओ, जिसमें बोन्स बाद में कलेक्ट कर ली जाती थी जब फ्लैश डिके हो जाता था। तो बहुत टाइप के बरियल्स प्रैक्टिस होते थे। जैसे ज़रूरी नहीं है, आप तो हम क्रिमेशन करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। मटेरियल कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, आयरन एज एसोसिएशन, आयरन ऑब्जेक्ट्स की डिस्कवरी होती है मेगालिथिक साइट्स में इंडिया में, और इससे पता चलता है कि आयरन स्मेल्टिंग थी, मेटलर्जी थी, क्योंकि हमने वेपन्स भी डिस्कवर किए हैं बहुत सारे एरिया में। पॉटरी मतलब ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी जो थी हमारे मेगालिथिक कल्चर का हॉलमार्क थी। व्हील मेड पॉटरी थी एंड उसकी डिज़ाइनिंग होती थी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से, डेकोरेशन होती थी। टूल्स में आपको आयरन टूल्स एंड वेपन्स मिल जाएंगे, स्टोन टूल्स थे, ब्लेड, फाइन फ्लेक के, स्पीयर हेड, एरो हेड, ये सब थे, और बोन के भी आर्टिफैक्ट्स थे। एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म मतलब कि मेगालिथिक पीपल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, राइस, व्हीट और रागी कल्टिवेट करते थे। कैटल, शीप, गोट, बफलो को डोमेस्टिकेट करते थे। टैंक इरिगेशन प्रैक्टिस करते थे साउथ इंडिया में। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री में उनकी कारपेंट्री, स्मिथरी, पॉटरी मेकिंग, इनसे पता चलता है कि क्राफ्ट बहुत स्पेशलाइज था। नेक्स्ट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी एफर्ट था। द शेयर साइज एंड स्केल ऑफ मेगालिथिक कंस्ट्रक्शंस पॉइंट टू कलेक्टिव एफर्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्टोन्स को मूव किया गया है, कहीं पे लगाया हुआ है वर्टिकली, तो इससे तो ये पता चलता है ना कि ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइज थी और बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रही थी। तो सोशल हायरार्की भी होगी, इनको कोई किसी फॉर्म की
डायरेक्शन देने के लिए कोई हायरार्की भी तो होगी ना। सोशल डिफ्रेंसिएशन भी थी, क्योंकि ग्रेव गुड्स में हमें पता चलता है कि कई ग्रेव्स में कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा हैं, कोई कम है। एलैबोरेट बरियल्स थे, हायर सोशल स्टेटस सिग्निफाई करता है, जैसे अगर वेपन्स रखे हैं तो वॉरियर हैं, गोल्ड सिल्वर रखा है तो एलीट है, कुछ नहीं रखा है तो कॉमन मैन है। सेटलमेंट कैसी थी? ये लॉन्ग टर्म सेटलमेंट थी, 50 से 100 साल तक की, और पोस्ट होल्स भी मिलते हैं हमें साइट पे, मतलब कि टिम्बर का यूज़ हुआ है ड्वेलिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिल जाएंगे आपको मेगालिथिक साइट्स? महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में आपको जूनापानी, खापा, महुरझरी, नायकुंड यहाँ पे मिल जाएगा। पेनिनसुलर इंडिया में ही ज़्यादातर मिलता है। कर्नाटका में मस्की, हलूर, ब्रह्मगिरी, चंद्रावली में मिलेगा। तमिलनाडु में अदिचनल्लूर, सन्नूर एंड कोडुमनल साइट। केरला में आपके हुड स्टोन्स करके यूनिक टाइप मिलती है, या फिर हैट स्टोन, ये रॉक कट केव्स भी मिलते हैं वहाँ पे आपको। आंध्र और तेलंगाना में आपको नागार्जुन कोंडा में मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। नॉर्थ, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट में भी आपको मेगालिथिक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। सो द स्टडी ऑफ मेगालिथिक कल्चर प्रोवाइड्स invaluable insights into beliefs, social structure, technological advancements, daily lives of prehistoric communities in India and globally.